Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to talk about BGC 106 Block 2 Genres Popular Literature, First Children's Literature and Young Adult Literature। और इसकी हम लोग यूनिट 1 और 2 दोनों ही देखने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि देखो किसी ने कमेंट किया था कि ब्लॉक 4 की वीडियो चाहिए, है ना? तो मैं बता दूं कि पहले तो मुझे लगा कि पहले 2 3 और फिर 4 ऐसे हम लोग सीरीज करेंगे। बट क्या है कि अब मुझे ब्लॉक 4 के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बट ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है ये, क्योंकि ब्लॉक 4 से क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी मैं पीडीएफ फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे बस उसमें। तो आप उतना भी देख लोगे तो उतना इनफ होगा। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक की बात कर रहे हैं तो फिर इन दिस यूनिट वी हैव टोटल 4 टॉपिक्स एंड देयर आर सम सब टॉपिक्स इन इट एज वेल। सम ऑफ देम हैज सम सब टॉपिक्स, तो जिसे हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है डिफाइनिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर कि चिल्ड्रंस लिटरेचर क्या होता है। चिल्ड्रंस लिटरेचर क्या है? एक ब्रॉड और इंक्लूसिव टाइप है राइटिंग की। इसमें बहुत सारे काइंड्स इंक्लूडेड है, जैसे ओल्ड क्लासिक्स, पिक्चर स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, फेबल्स, फोक टेल्स, फेरी टेल्स, लुllabies एंड नर्सरी राइम्स। बहुत सारे जिसको हम लोग बहुत ही लाउडली बता सकते हैं, जैसे नानी दादी स्टोरी सुनाती है ना, उस टाइप से। So the boundaries of this genre are not very strict. So wait a moment, let me just change the pen. Yes. So we need to look at it in a broad and open way. और इन द पास्ट जो चिल्ड्रंस लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बच्चों को सिखाने का उसके पीछे मोटिव रहता था कि बच्चे कैसे प्रॉपरली बिहेव करें, उन्हें कैसी चीज़ें बताएं कि वो उससे सुनकर एक प्रॉपर बिहेव अपने अंदर डेवलप करे, बिहेवियर अपने अंदर डेवलप करे, ठीक है? तो इट showed them what adults expected and gave lessons on good manners and moral values. For example के लिए देखते हैं लुइसा में Alcott's Little Woman teaches readers to be kind, responsible and follow society's rule. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल छोड़ भी सकते हैं। बट ये चीज याद रखना कि बच्चों को पहले एक सही बिहेवियर सिखाने के लिए, करेक्टर डेवलप करने के लिए स्टोरी सुनाई जाती थी, ताकि उन्हें गुड मैनर्स, गुड वैल्यूज सिखाए जा सके जो एडल्ट एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि उसमें उनमें होनी चाहिए। बट टाइम के साथ क्या हुआ कि जो चिल्ड्रंस लिटरेचर है उसका जो डेफिनेशन है वो ही बदल गया। वन अमेरिकन राइटर सेड दैट कि चिल्ड्रंस लिटरेचर इज मोस्टली अबाउट इमेजिनेशन एंड फैंटेसी rather than real life. And Felicity Hughes, in her book Children's Literature, Practice and Theory, also points out कि जो पहले की लिटरेचर थी, सीरियस लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, स्टेड अवे फ्रॉम फैंटेसी, मतलब वो फैंटेसी से रिलेटेड नहीं होती थी। पहले की जो लिटरेचर होती थी बच्चों की वो सीरियस होती थी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज थॉट टू बी टू सिंपल एंड नॉट सीरियस इनफ। मगर दिस व्यू हैज चेंज, लेकिन अब ये जो व्यू है वो चेंज होता है। फैंटेसी जो है अब इसको एज अ फन की तरह देखा जाने लगा है, क्रिएटिव वे में देखा जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है चिल्ड्रंस लिटरेचर का। आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो हम लोग इसकी छोटी सी हिस्ट्री देखेंगे। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ली बिगिनिंग 16th सेंचुरी और आगे 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ऐसे करके आपको सीरीज में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग उसको अच्छे से देखने वाले हैं। So children's literature has a rich history that started long ago with people telling stories. मतलब children's stories तभी, literature तभी से start हो गई थी जब लोग स्टोरी बताना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो स्टोरी सुनाई दी जाती थी, क्योंकि वो होता है ना कि मम्मी नींद नहीं आ रही स्टोरी सुना दो, दादी नींद नहीं आ रही स्टोरी सुना दो, वैसी वाली सीन चलते थे, तो वो लोग स्टोरी सुनाते थे। तो तभी से चिल्ड्रंस लिटरेचर जो है एग्जिस्ट करता है। अर्ली बिगनिंग्स बिफोर 16th सेंचुरी, अब 16th सेंचुरी के पहले से ये चीज चलती आ रही है, तो देख रहे हैं इसका सीरीज क्या है। ओरल स्टोरी टेलिंग, बिफोर बुक्स स्टोरीज वर पास डाउन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। अ ग्रेट एग्जाम्पल इज द इंडियन कलेक्शन ऑफ फेबल्स कॉल्ड पंचतंत्र। इसके बारे में तो आपको पता होगा, बिलीव टू बी फ्रॉम अराउंड 200 BC। शॉप्स फेबल्स, जैसे कोई स्कूल में जो छोटे बच्चों का कोई फंक्शन होता है ना, एनुअल फंक्शन ही क्यों ना हो, उसमें शॉप्स फेबल्स करके आता है कि उस पे रिलेटेड जो है वो शो नहीं, मतलब उन्हें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इस ड्रामा में इंक्लूड करते हैं। जैसे मेरी नीस का हुआ था ऐसा जब वो प्रेप में थी,
तो आर अनदर फेमस एग्जाम्पल यूज टू टीच मॉरल्स एंड गुड बिहेवियर। ये तो इजी था। पर्पस क्या था इसका, कि जो अर्ली स्टोरीज थी वो सिर्फ फन के लिए नहीं थी, दे वर मीन्ट टू इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन ऑन हाउ टू लिव। मतलब उनका मेन मोटिव क्या था कि बच्चों को सिखाना कि वो कैसे रहे, कौन कौन से मोरल वैल्यूज उन्हें फॉलो करने की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है, एंड उनके कल्चर ट्रेडिशंस, ये सब बताने के लिए उन्हें स्टोरीज बताई जाती थी। एंड दे वर लाइक अर्ली टेक्स्ट बुक्स फॉर लाइफ लेसन, यानी अर्ली टेक्स्ट बुक जिसे वो समझ लो ऑडियो बुक की तरह सुनते थे। फॉक टेल्स की अगर बात करें तो बहुत सारे फॉक टेल्स है, बहुत सारे पार्ट्स के, दूसरी मतलब पूरी दुनिया में से, जैसे कि सिंड्रेला, रपुंज़ल वर शेयर्ड ओरली, और इसकी स्टोरी तो आपने सुनी है। अब 16 to 17 सेंचुरी आ जाता है जब पुरितन का इन्फ्लुएंस हो जाता है चिल्ड्रंस लिटरेचर पे। तो शिफ्ट टू इंस्ट्रक्शन, 16th and 17th century में particularly in Puritan England, the focus of children's literature was heavily on religious instruction। मतलब अब religious वे से children's literature आ गया, and moral guidance, मतलब वही उनका moral value सिखाने के लिए, उनका religious culture सिखाने के लिए, tradition सिखाने के लिए, ये सब। चिल्ड्रन वर सीन एज नीडिंग टू बी गाइडेड टुवर्ड्स राइटियस पाथ। मतलब अब प्रेशर बन गया चिल्ड्रन लिटरेचर पे कि जो बच्चों को है वो सही रास्ता दिखाए, मतलब वो फन नहीं था। रिलीजियस बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स जैसे कि जॉन कॉटन स्पिरिचुअल मिल्क फॉर बॉस्टन बेब्स एंड जॉन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में आई थिंक आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, इंटरेस्टिंग है ये, वर पॉपुलर। So these books aim to teach children about God, the Bible, Puritan beliefs, emphasizing themes of sin, salvation and obedience। मतलब रिलीजियस बुक होते थे बच्चों के। स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोरिंग होते थे, बट हाँ वो उसमें फन से ज्यादा उसका मेन मोटिव ये था कि बच्चों का कैरेक्टर डेवलप हो। स्ट्रिक्ट रूल्स क्या थे, पुरितन सोसाइटी हैड स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट, वेट मैंने इसे कट कर दिया, हाँ तो इसमें क्या है, अगेंस्ट रूल्स अगेंस्ट थिंग्स जैसे कि पब्लिक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, आइडलनेस तक पसंद नहीं थी, मतलब खाली बैठना, तो पता होगा। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड दीज वैल्यूज ऑफन कंटेनिंग sermons and historical narratives to reinforce their beliefs। पहले के टेक्स्ट बुक की बात करें तो जॉन एमोस कॉमेनियस का जो ऑर्बिस पिक्टस है, ये एक नोटेबल बुक रही है एज एन अर्ली इलिस्ट्रेटेड बुक डिजाइन टू टीच चिल्ड्रन अबाउट द वर्ल्ड थ्रू पिक्चर्स एंड वर्ड्स। मतलब इसमें पिक्चर वगैरह बाकी। चैस्टेटिंग लिटरेचर के बारे में देखते हैं तो ऑथर्स जैसे जेम्स जेनवे रोड बुक्स लाइक अ टोकन फॉर चिल्ड्रन which aim to make children joyful about Christian living, but also contain strong moral lessons about sin and the need for God। मतलब कि अब इसमें कुछ फन वे में भी आ गया, बट वही है मेन मोटिव इसका क्या था कि उन्हें मोरल लेसन सिखाए जाए, बट अब थोड़ा फन वे था उस बुक का। लिटरेचर, चिल्ड्रंस लिटरेचर, जिसको हम लोग चैस्टिसाइजिंग लिटरेचर कहते हैं। ओके, तब हम लोग 18 और 19 सेंचुरी देखते हैं, न्यू एरा बिगिन होता है इसमें। क्या यहाँ पे क्या होता है कि एनलाइटमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। एनलाइटमेंट ब्रॉट न्यू आइडियाज, एनलाइटमेंट जो है एक नया आइडिया, एम्फसाइजिंग रीजन एंड इंडिविजुअल थॉट लाती है, and this gradually influenced children's literature and moving it away from solely religious instruction। मतलब सिर्फ religious instruction नहीं मिलेंगे उन्हें, मतलब किन्हें, बच्चों को। of course children's literature की बात चल रही है। जॉन लॉक्स तबुला रास जो है, इसके बारे में देखते हैं तो जॉन लॉक्स आइडिया दैट चिल्ड्रन जो है वो ब्लैंक स्टेट, यानी कि खाली रहता है उनका माइंड, कुछ सोचते नहीं है वो ज्यादा, उनका माइंड पहले से भरा नहीं होता। आप उनके माइंड को जिस शेप में लाना चाहो वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू ला सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि उनका जो ब्रेन, मतलब सर है इसका है, उसको ही आप छोटे बच्चे होते हैं ना उसको हिला दे, तो ऐसा नहीं है। उनके जो माइंड है यानी उनकी थिंकिंग, उसको आप एजुकेशन और न्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू चेंज कर सकते हो। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मुझे पता है आपको समझ आ गया था। दिस एनकरेज्ड ऑथर्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद मोर वेराइड एक्सपीरियंसेस थ्रू स्टोरीज। तो एंटर जॉन न्यूबेरी। जॉन न्यूबेरी जो है ये अक्सर इन्हें फादर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक क्या थी कि हिज फर्स्ट अ लिटिल प्रिटी पॉकेट बुक इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रियल चिल्ड्रंस बुक। ये भी दिमाग में रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, घुसा लेना। इट वॉज एंटरटेनिंग विथ illustrations, poems, games rather than just religious instruction। मतलब उस बुक को इंटरेस्टिंग बना दिया गया था। पर्पस, न्यूबेरी बिलीव कि चिल्ड्रन का जो बुक है वो बहुत
फन भी होना चाहिए और एजुकेशनल भी होना चाहिए, और ये बात तो सही है ना। न्यूबेरी मेडल एक प्रेस्टिजियस न्यूबेरी मेडल है विच इज awarded annually for outstanding American children's literature and is named after him, यानी इनके नाम पे ये मेडल रखा गया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बुक जो है लाई थी बच्चों के लिए, जो कि फन भी थी और एजुकेशनल भी थी, और इसको फर्स्ट रियल चिल्ड्रंस बुक कहा गया है, और उसका नाम क्या था, लिटिल प्रिटी पॉकेट बुक, ठीक है। आगे बढ़ते, टाइम नहीं है हमारे पास। मिसलेनियस एंड periodicals, तो ड्यूरिंग दिस टाइम मैगजीन्स और मिसलेनियस भी जो आने लगी, दैट मीन्स कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज एंड आर्टिकल्स बच्चों के लिए भी, और ये भी बहुत पॉपुलर हुई, जैसे कि लिलीपुटियन मैगजीन। मोरल टेल्स जो है, while still moralistic the stories became more engaging, अब स्टोरीज और भी ज्यादा एंगेजिंग हो गई, वो मोरलिस्टिक भी थी बट और भी ज्यादा फन हो गई। मैरी मार्था शेरवुड्स द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज is famous example teaching about kindness and hard work. नेक्स्ट इज फेरी टेल्स एंड फॉक टेल्स फ्लोरिश। ग्रिम ब्रदर्स जो है, जैसे कि जैकब लुडविग कार्ल एंड विल्हेम कार्ल ग्रिम, तो इनके बारे में यहाँ बताया गया है। कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड जर्मन फॉक टेल्स लाइक ग्रिमस फेरी टेल्स विच इंक्लूडेड 86 स्टोरीज। हंस क्रिश्चियन एंडरसन, हंस क्रिश्चियन एंडरसन जो है, इन्होंने ओरिजिनल फेरी टेल लिखी थी 1835 में। ऑल दो इनके जो अर्ली पहले के वर्क्स थे वो इमिडिएटली सक्सेसफुल, मतलब सक्सेस नहीं मिला उन्हें, डेनमार्क में सक्सेसफुल नहीं हुए। दे लेटर बिकेम वेरी पॉपुलर, बट बाद में जो है ना, कुछ कुछ वर्क ऐसे हैं, आपको तो पता होगा, कुछ कुछ वर्क ऐसे है ना जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब लिखे गए थे तो इतने फेमस नहीं थे, बट बाद में वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसी तरह से इनकी बुक के साथ भी हुआ था, वर्ल्ड वाइड आफ्टर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। बट इनके साथ कुछ के होते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाती है, बट इनका क्या हुआ, जब इनकी बुक जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, देन ये पॉपुलर हो गई। तो फेमस स्टोरीज में क्या क्या इंक्लूडेड है, द एम्पायर्स न्यू क्लोथ्स, द स्नो क्वीन एंड थम्बलिना, बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है, आपको तो पता होगा। तो राइज ऑफ पिक्चर बुक, अब पिक्चर बुक आने लगी, तो रैंडोल्फ कैल्डकॉट is credited with creating the first picture book for children। अब फर्स्ट पिक्चर बुक किसने दी थी, इन्होंने दी थी, ठीक है, याद रखना इसे भी। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स विजुअल स्टोरी टेलिंग फॉर यंग रीडर्स, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में बोल रही हूँ कि उसे देख लो, और अगर आप उसे पढ़ते हो और आपको याद रह जाती है तो आप उसे ट्राई करना, अगर आपको अच्छे से आ रहे तभी अपने पेपर में थोड़ा मार्क कर देना, टाइम अगर रहे तो, अदरवाइज ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, बस लिख देना अच्छे से। तो चिल्ड्रंस नोवेल ऑथर्स जैसे जेन ऑस्टेन है, इन्होंने स्टोरीज भी लिखी है दैट वर कंपाइल्ड इनटू नोटबुक्स फॉर यंग गर्ल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस नॉवेल्स। चलो आगे बढ़े। अब 20th एंड 21st सेंचुरी ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी, ये वाली जो हम लोग चल रहे हैं ना सीरीज में, हिस्ट्री वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा से एक्सप्लेन किया है। ओके, इंक्रीज प्रोडक्शन, तो चिल्ड्रंस लिटरेचर जो है और भी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गए, विद ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड एंड इलस्ट्रेशंस बिकम मोर कॉमन। वर्ल्ड वॉर का इन्फ्लुएंस क्या हुआ चिल्ड्रंस लिटरेचर पे, तो दो वर्ल्ड वॉर हुए, यहाँ पे टाइमलाइन है और आपको तो पता होगी। इम्पैक्टेड चिल्ड्रंस लिटरेचर leading to stories that deal with themes of isles, hardships, and resilience. Notable authors रहे हैं, उनके वर्क के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। लॉरा इंगेल्स वाइलर, इनका जो है लिटिल हाउस ऑन द पेरी सीरीज। Margaret Wise Brown, known for books like Good Night Moon and Runaway Bunny. Louis Lansky wrote stories about hardship and pioneer life. Wanda Gag, Her Millions of Cats, is considered one of the oldest American picture books still in print. Other classics, The Little Engine That Could, The Story of Bauer, Curious George, and many more like this. तो देखो, अगर आप देखोगे तो इन सबका पिक्चर दिया हुआ है आपके बुक में, और मैं यहाँ डाल भी देती, बट इतना टाइम नहीं था, मैंने ये सब नाइट में प्रिपेयर किया, क्योंकि कल जो है ना मैं बाहर थी, अदरवाइज मैंने पहले तो, एक तो मुझे बाहर जाना था, तो मैंने जल्दी 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 जो है सब कुछ किया, मतलब ये पीपीटी वगैरह वीडियो वगैरह बनाई और उसे डाला, क्योंकि मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे हो। उसके बाद मैं पूरे टाइम बाहर रही और मैं काफ़ी लेट आई थी, बट फिर भी मैं बाहर थी तो रिप्लाई, कुछ कुछ जो कमेंट थे उसके रिप्लाई करने की कोशिश करी थी, बट बहुत सारे की नहीं कर पाई मैं। तो फिर मैं जब नाइट में आई तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। उसके बाद फिर मैंने बीच में मिडनाइट में उठ के फिर स्टार्ट किया ये पीपीटी बनाना, और फिर मैं अभी, कितना टाइम हो रहा है, इट्स 7 o'clock, 7 o'clock में मैं फिर से अब इसमें ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। आई होप कि बस हो जाए आज अच्छे से।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं बात क्यों करने लगी, रियलिज्म एमर्जेस। तो चिल्ड्रंस लिटरेचर जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं मोर रियलिस्टिक थीम, रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। ऑथर्स जैसे बेवर्ली क्लियरली, जूडी ब्लूम एंड पॉल जिंजल, इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में लिखा, जैसे कि अबेंडनमेंट, डेथ, ओबेसिटी, सोशल जस्टिस, एंड मेकिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर मोर रिलेवेंट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। यानी अब नॉन फिक्शनल टाइप की स्टोरीज होने लगी यहाँ पे। तो awards and recognition मिले, the 20th century saw the establishment of major awards for children's literature, जैसे कि कैलकॉट मेडल, न्यूबेरी मेडल के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, है ना, पिछले स्लाइड में देखा था, and others from organizations like American Library Association, recognizing the growing importance and quality of children's books. तब लास्ट फ्यू डिकेड में क्या हुआ, चिल्ड्रंस लिटरेचर जो है इसे प्रोमिनेंस मिला एंड इमेंस पॉपुलैरिटी मिल गई, एंड इट हैज आल्सो अंडरगॉन चेंजेस इन द टाइप्स ऑफ थीम्स दैट आर डील्ड विद, सच एज जैसे कि फैंटेसी फिक्शन, एनिमल स्टोरीज, पंचतंत्र है ना, and stories set in the real world of, and of course the works of Enid Blyton. By now, children's literature has evolved to include its own subgenres, जैसे कि young adult fiction, contemporary, supernatural and fantasy, etc. Young adult literature के बारे में या fiction के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं. Okay? तो जॉनर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, अब इसके जॉनर्स देखते हैं, यानी कि स्टाइल देखते हैं क्या है। तो ग्राफिक नॉवेल्स क्या होते हैं, थिंक ऑफ देम लाइक लॉन्ग कॉमिक बुक्स, बट दे आर मच मोर देन जस्ट कॉमिक्स। ये पूरी स्टोरी बताते हैं पिक्चर और वर्ड्स दोनों का यूज करके इन अ कॉमिक्स टाइप format. And how they started. The term graphic novel was first used in 1970s. Will Eisner's A Contract with God helped make the idea popular. Spiegelman's Moss even won a big award, that is Pulitzer Prize. ये बहुत बड़ा award होता है, showing that graphic novels are serious literature. And why they are great? ये great क्यों है? क्योंकि ये easy होते हैं पढ़ने में. The pictures help you follow the story, which makes them comforting and easy to get into. Help with reading. ये reading में काफी help करती है. The mix of visuals and text helps expand vocabulary and understanding, especially for reluctant रीडर्स। यानी कि अगर आप समझ लो बिगिनर हो और आपको बुक ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, बट आपको वोकैबुलरी के लिए और कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बुक्स रीड करते हैं, तो ये ग्राफिक नॉवेल्स काफी अच्छी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इसमें। मोर एंगेजिंग, दे कैन बी मोर एक्साइटिंग एंड इम्पैक्टफुल देन जस्ट रीडिंग वर्ड्स ऑन अ पेज। नेक्स्ट इज बूस्ट लिटरेसी, ओवरऑल दे रियली हेल्प इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। तो नेक्स्ट हमारा जॉनर है वर्ड्स नॉवेल्स। तो क्या होते हैं, दीज आर नॉवेल्स वेयर द एंटायर स्टोरी इज टोल्ड थ्रू पोएट्री रेदर देन रेगुलर प्रोज, फॉर ऑल एजेस, हर एक एज के लिए होता है। दीज आर वर्ड्स नॉवेल्स फॉर यंग चिल्ड्रन लाइक रूट्स एंड ब्लूज बाय आर्नोल्ड एडोफ, एंड फॉर यंग adults like Glimpse by Carol Lynch Williams. अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कुछ पॉपुलर वर्ड्स हैं, जैसे इजी क्लिपी हैज बटरफ्लाइज बाय बेथ एंड लव दैट डॉग बाय शेरॉन क्रीच एंड द वेट ऑफ वाटर बाय सारा क्रॉसन। थर्ड है रियलिस्टिक नोवेल, जिसे हम लोग नॉन फिक्शन नोवेल भी कहते हैं। What they are, so these books deal with situations and characters that feel very real. The plots could actually happen in present time. And focus, they क्या इस पे क्या focus करते हैं, तो they often explore real life problems and characters that are believable. Example देखते हैं, तो some well-known realistic novels include Looking for Alaska by John Green, 13 Reasons Why by J. Asser, If I Stay by Gail Forman, The Fault in Our Stars by John Green, and The Hate You Give by एंजी थॉमस। ठीक है। फोर्थ वन इज कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स जनरल रियलिस्टिक फिक्शन। तो ये क्या होता है, दीज आर रियलिस्टिक नॉवेल्स दैट don't rely on imagination or fantasy, they focus on common experiences and real world problem। यानी कि ये imagination वाली story नहीं होती, बिल्कुल भी rely नहीं करती उस पे, real world problems और common experience पे focus होता है इसका। Purpose क्या है, they help readers understand themselves and other better, often dealing with themes of growing up and facing personal and social challenges, जैसे कि लाइफ ऑफ पाई, इस पे तो मूवी भी बनी है ना। हाँ, यैन मार्टल
The Goldfinch by Donna Tartt. To All the Boys I Have Loved Before by Jenny Han. P.S. I Still Love You by Jenny Han. And The Turtles All the Way Down by John Green. फिफ्थ वन इज द फैंटेसी नॉवेल्स. तो ये क्या होते हैं? दीज आर द स्टोरीज दैट सेट इन फिक्शनल वर्ल्ड. मतलब पूरी तरह से फिक्शनल होता है, जहाँ पे मैजिक होता है, मिथिकल क्रीचर्स होते हैं, एलिमेंट्स फॉर folklore and myths. Root care fantasy often draws from old oral traditions, folklore. Evolution हुआ है 20th century में. Fantasy expanded beyond just books into movies, टीवी गेम्स एंड manga. ये कॉमिक बुक का आपको तो पता ही होगा. Types क्या है? Fantasy novels can be light and imaginative, or they can be darker and involve medieval settings. Example है the most famous C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia. इस पे भी सीरीज आई है, starting with the Lion and the Witch and the Wardrobe. Yes, wardrobe में घुसने के बाद ये पूरा स्टोरी जो है एक्चुअल में स्टार्ट होता है. सिबलिंग्स वगैरह की स्टोरी है. आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी थी. ओके, आगे बढ़ते हैं. यंग एडल्ट फिक्शन क्या होता है? यंग एडल्ट फिक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है. और हाँ, एक और चीज, हाँ वो जो टाइप्स अभी पढ़ा ना वो भी इंपॉर्टेंट है, टाइपोलॉजी. और एक और चीज कि आपका जो भी आगे की यूनिट पढ़ोगे तो उसमें यंग एडल्ट फिक्शन का अलग से दिया हुआ है, बट मैंने उसमें नहीं बताया अलग से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहीं पे मैंने बहुत कुछ बता दिया, तो बहुत अच्छे से सुनना. What they are. So this genre is specifically written for young people, usually between the ages of 13 to and 21, and it acts as a bridge between children's book and adult literature. यानी children's book और adult literature के बीच का book जो है for teenagers, for adults, and जो 13 से 21 के बीच तक का है, उस उसे हम लोग यंग एडल्ट फिक्शन कहते हैं. और ये बुक उन्हीं के लिए बनाई गई होती है. इसका थीम क्या है? यंग एडल्ट नॉवेल्स. वाई का मतलब यंग एडल्ट है. ऑफन एक्सप्लोर थीम्स दैट रेजोनेट विद टीनेजर्स, जैसे कि फर्स्ट रोमांसेस एंड sexual interests, learning responsibility and facing consequences, friendships and fitting in, family life and self discovery, dealing with challenging life situations and emotions. इस थीम को बहुत अच्छे से देख लो. इसको आप खुद भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, और हमारी इस पे पूरी एक बुक दी हुई है, मतलब स्टोरी दी हुई है हमारे सिलेबस में, तो आप उससे रिलेट करके भी एग्जाम्पल की वे में उसको इसमें डाल सकते हो. ठीक है, तो इन थीम्स के नाम देख लो, बाकी तो आप खुद कर लोगे. Impact. They help young readers navigate the complexities of growing up and understanding themselves. For example, classic young adult novels जैसे कि The Catcher in the Rye by J.D. Salinger, the popular modern series like Divergent by Veronica Roth and Twilight by Stephen Meyer. जेंडर इन चिल्ड्रंस लिटरेचर. तो इसमें क्या है? ये पार्ट जो है मेनली एक क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह से बॉयज और गर्ल्स को चिल्ड्रंस बुक में दिखाना चाहिए, किस तरह से वो पोर्ट्रे होने चाहिए ओवर टाइम. तो व्हाट टू थिंक अबाउट. इसमें क्या होता है कि व्हेन वी लुक एट ओल्ड चिल्ड्रन स्टोरीज वी कैन आस्क कि हाउ वर बॉयज एंड गर्ल्स डिस्क्राइब्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज डिड दे हैव, वर बॉयज ऑलवेज ब्रेव एंड स्ट्रांग एंड वर गर्ल्स ऑलवेज काइंड एंड केयरिंग, what did these stories make us believe about how boys and girls should behave? What boy, it's important. What would you think seriously? Okay, so by looking back at older children's and young adult books, we can see how ideas about gender have changed or stayed the same over time. और ये हेल्प करता है क्या करने में? अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि किस तरह से जो स्टोरी है वो शेप है, एंड व्हाट वी बिलीव अबाउट बीइंग अ बॉय एंड अ गर्ल. इट आल्सो मेक्स अस क्वेश्चन, क्या ये रोल्स जो है फेयर है, इक्वल है, और इफ दे लिमिटेड पीपल टू मच. अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से यस, पहले की स्टोरीज जो थी वो लिमिट में कर देती थी इन दोनों जेंडर्स को. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं हमारा यूनिट टू के टॉपिक्स देख लेते हैं. तो इन दिस यूनिट वी हैव टोटल 3 टॉपिक्स, और ये वाला यूनिट पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा. और फिर ब्लॉक 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं um, uh, जो हम लोग पढ़े थे ना यंग अडल्ट लिटरेचर, उसके बारे में. तो अब देखते पहले ये. तो इंट्रोडक्शन है लेविस कैरल के बारे में हम लोग पहले जानते हैं. तो लेविस कैरल जो है, इनका रियल नेम है चार्ल्स लिटविज डॉडसन. रियल नेम याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप लेविस कैरल याद करो. मुझे ये याद नहीं था, मैंने लेविस कैरल याद किया था. मतलब याद नहीं किया था, ये तो ऐसे ही आ गया था. तो ही वॉज बोर्न ऑन January 27th
1832, याद रखना चाहो तो रख लो। ये याद रखना, ही वॉज अ फेमस विक्टोरियन ऑथर बेस्ट नोन फॉर हिज एलिस बुक्स। ये तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि एलिस इन वंडरलैंड कौन नहीं जानता। Besides writing, he was a mathematician at Oxford University and a deacon, a type of minister at Christ Church. As a child, he was shy but very curious, and he loved playing games, riddles with his siblings. ये तो मुझे भी पसंद था. He had a special talent for inventing stories, wordplay, and using his imagination. तभी इन्होंने इतनी interesting imaginary story बना दी है ना. He was naturally left-handed but was made to change, which caused him some emotional difficulty. And आगे जाके लाइफ में क्या हुआ? He was not only excellent at math but also loved wordplay and photography. द इंस्पिरेशन फॉर एलिस। अब एलिस की जो स्टोरी है उसके इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इन्हें? तो लेविस कैरल जो है इनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था लिटिल गर्ल्स में, छोटे छोटे बच्चों में बात करना होता है ना, कुछ लोग जो छोटे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। एंड द मोस्ट फेमस ऑफ दीज वाज एलिस लिटिल। बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची थी एलिस लिटिल। एलिस लिटिल जो है वो इनकी म्यूज बन गई, द पर्सन हु इंस्पायर्ड हिज फेमस एलिस बुक्स। The Alice books, written between 1865 to 1889, Alice Adventure in Wonderland, 1865 में आई थी. This is the first and most famous Alice book. Through the Looking Glass and What Alice Found There, this is the sequel to the Wonderland. और हम लोग ये आगे पढ़ने वाले हैं. The Wasp in a Wig. This was originally a chapter from Through the Looking Glass, but the illustrator John Tenniel didn't like it in 1870, so Lewis Carroll removed it. It was later published separately as part of the Alice Books collection. The Nursery Alice. This was a shorter, simplified version of Alice Adventure in Wonderland, जो कि लेविस कैरल ने स्पेसिफिकली क्रिएट किया था छोटे छोटे बच्चों के लिए, ages not to 5. And it was published by Macmillan 25 years after the original Alice Adventures in Wonderland. मतलब 25 सालों के बाद, जब ओरिजिनल वाला था ना एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, उसके बाद ये वाला पब्लिश किया गया था, ये जो बच्चों वाला बुक था. ठीक है. एलिस एडवेंचर अंडरग्राउंड, तो ये ओरिजिनल हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है एलिस एडवेंचर की. इट वॉज द वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी जो लेविस कैरल ने लिखी थी स्पेसिफिकली फॉर एलिस लिटिल. Alice Liddell and her adventures. तो Alice Liddell कौन है? She was the main inspiration for the famous Alice character in Lewis Carroll's book. यानी जो Alice character हम देखते हैं Alice in Wonderland में, Looking Through the Glass में, वो inspired हुई है, उन्हें inspired होकर लिखा है Alice Liddell से. तो she was the daughter of Henry George Liddell, who was the dean of Christ Church College at Oxford University. Lewis Carroll का जो connection है Alice से वो क्या था? Lewis Carroll, whose real name was Charles Dawson, was known for being fond of young girls, especially the little sisters, with Alice being his particular favorite. 4th July 1862 में कैरल जो है वो बोटिंग ट्रिप पे जाते हैं with 10-year-old Alice Liddell and her two sisters. उस ट्रिप के जब वो चल रहा था, he started telling the children a made-up fantastical story about a young girl named Alice Adventures, and वो बहुत ही स्टार्टिंग का स्टोरी था. How the story became famous books, तो ये इन्वेंट स्टोरी आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, मतलब ग्रीव करना स्टार्ट हुई, एंड बिकम कैरल्स फर्स्ट नोवेल एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, जो पब्लिश हुई थी 1865 में. द सीक्वल आया इसका थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड व्हाट एलिस फाउंड देयर वाज पब्लिश्ड इन 1871. देखो ये क्या है, ये किस तरह से ये बुक फेमस हुई, कितने बुक्स आई, ये सब हम लोग देख रहे हैं. एलिस एज इन द बुक वर्सेस रियल लाइफ. अब एलिस का जो एज दिखाया गया है और वर्सेस रियल लाइफ में क्या एज है वो देखेंगे. तो When Through the Looking Glass was published in 1871, real Alice Liddell जो है वो 16 की हो चुकी थी and half years old and no longer a child. मतलब अब वो छोटी बच्ची नहीं थी. However, in the Looking Glass book, the character Alice is shown as the 7.5 years old. This shows that the character in the book is a younger version of Alice based on her childhood. The world of the looking glass. अब अंदर जो स्टोरी है, तो लुकिंग ग्लास का वर्ल्ड कैसा था, तो बुक कैसे स्टार्ट होती है, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है. स्टोरी स्टार्ट होती है एलिस के प्लेफुल स्कोल्डिंग हर ब्लैक किटन, मतलब एक काली सी बिल्ली होती है, किटन होती है, वो उसे डांट रही होती है बिकॉज इट हैज अनरावल्ड अ बॉल ऑफ yarn.
While the boys are outside collecting sticks for a bonfire in a snow, Alice जो है as a girl उसको अपने घर में ही रहना पड़ता है और this immediately shows the limited freedom for girls in Victorian society. Alice का imagination and daydreaming हम लोग देखेंगे. Since she was confined indoors, मतलब वो अंदर घर के अंदर रहती थी, एलिस जो है खुद को entertain करने के लिए pretend games खेला करती थी. और she shown as a very imaginative child who loves to daydream. यानी एलिस को एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव इमेजिनेटिव चाइल्ड दिखाया गया जिसको डे ड्रीमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था. बचपन में तो मुझे भी बहुत पसंद था. शी टॉक्स टू herself and pretends she is having a conversation with her kitten Kitty, even listing Kitty's mistakes. मतलब वो अपनी किटन से बात करती थी, अज्यूम करती थी कि उसकी किटन जो है बात कर सकती है. And she plays with chess pieces, asking Kitty if it plays chess and making the red queen piece imitate her. Entering the looking glass world, तो एलिस जो है प्रिटेंड करती है to be a strict Victorian governess and playfully threatens to put Kitty into the looking glass house. मतलब वो बोल रही है कि उसको looking glass house में डाल देगी as a punishment. While she is thinking about the chess game, she falls asleep. और ये सब करते करते वो चेस गेम के बारे में सोचने लगती है और ये सोचते सोचते वो सो जाती है. This leads her into a daydream like state जहाँ पे वो मैजिकली जो है मिरर के थ्रू क्रॉस करती है एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ लुकिंग ग्लास. एंड इसका की थीम्स क्या क्या है इंट्रोड्यूस किए गए हैं. फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग. द स्टोरीज यूज ऑफ फैंटेसी हाईलाइट्स एलिस's daydreaming as a central theme. It shows how she uses her imagination to escape her reality. Unrestricted life of Victorian girls, the opening scene directly illustrates the lack of freedom for young Victorian girls. And in that conservative society, girls जैसे Alice could not wander freely outside like boys could. तो आप ये देख सकते हो कि कितना restricted life था गर्ल्स का विक्टोरियन एज में. And imagination as freedom. और जो एलिस है उसके लिए उसका जो इमेजिनेशन उसकी डी ड्रीमिंग जो थी वो एक केवल एक ही वे था जो जहाँ पे वो ट्रूली वेंडर कर सकती थी फ्री वे में और एक्सप्लोर करती थी अलग अलग चीजों को. ठीक है, बियॉन्ड द कॉन्फाइंस ऑफ हर restricted life. And this emphasizes the power of imagination as a form of escape and freedom. Sense and nonsense दिखाया गया है इस बुक में. So what is nonsense in the book? Through the Looking Glass is built on the idea of topsy-turvy, upside down. इसका मतलब upside down world जहाँ पे normal logic apply नहीं कर सकते हो. वो पूरी तरह से अल्टरनेटिव वर्ल्ड होता है और उसी के रूल फॉलो होते हैं जहाँ पे थिंग्स जो है वो कोई सेंस की नहीं होती, उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब बहुत ही अजीब सी होती है. जहाँ पे एनिमल बात करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है. लॉजिक जो है रिवर्स होती है जहाँ पे देखो बटरफ्लाईज इज स्लाइस बिफोर कटिंग इट, सॉरी बटरिंग, क्या बोल रही हूँ मैं, बटरफ्लाई बटरिंग अ स्लाइस बिफोर कटिंग इट, मतलब वो स्लाइस को बटरिंग कर रहे हैं बिना उसको कट के. एंड द आइडिया ऑफ सेंस इज एब्सेंट एंड एवरीथिंग सीम्स लॉजिकल और एब्सर्ड. मतलब सब कुछ बेकार सा लगता है वहां पे, बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. मुझे तो बहुत लगी थी, आपको भी लगनी चाहिए. मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है. हाउ नॉनसेंस वर्क्स इन लिटरेचर. So nonsense writing often challenges our understanding of reality and sense. It makes us question कि how जो है how we define कि क्या logical और क्या normal है. It's used to critique or comment on the lack of sense in real world. मतलब जो real world में जो nonsense चीजें होती है या lack of sense है उस पर comment किया गया है story के through. मार्टिन गार्डनर एक स्कॉलर है, वो सजेस्ट करते हैं कि एलिस बुक जो है are meant to be read by very curious and intelligent children, and they are not just whimsical, they have deeper meanings. मतलब उस स्टोरी में एक डीपर मीनिंग है, वो बस ऐसा ही नहीं है. लेविस कैरल का यूज है, मतलब लेविस कैरल ने अपने बुक में नॉनसेंस चीजों की हेल्प से हमें दिखाया है वर्ल्ड वर्ल्ड की तरफ या वर्ल्ड को फ्रॉम चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव. मतलब चिल्ड्रन किस तरह से किस तरह की हद होती है उनकी इमेजिनेशन की. मैं कहूँ तो कोई हद नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती. एंड व्हाट एडल्ट्स कंसीडर नॉर्मल माइट सीम absurd टू अ चाइल्ड, एंड वो बुक रिफ्लेक्ट्स दैट. अल्टीमेटली जो बुक है वो सजेस्ट करती है दैट व्हाट माइट सीम लाइक सिंपल whimsical and non whimsical nonsense वो एक्चुअली में एक
कॉम्प्लेक्स रिवेल करती है सच्चाई का अबाउट वर्ल्ड वी लिव इन। सॉरी, मेरा एक्चुअली मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है, तो बीच में ऐसी वॉइस हो सकती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि मैं चीज़ों को मतलब जो भी बन रहा है उसे कट करूँ और फिर से बनाऊँ। तो चेस मोटिव क्या है? द गेम ऑफ चेस एज अ गाइडिंग स्ट्रक्चर। द बुक इज लाइक अ चेस गेम। तो बुक जो है चेस गेम से स्टार्ट होता है, एक चेस गेम की तरह होता है पूरा बुक। एंड द एंटायर स्टोरी ऑफ थ्रू द लुकिंग ग्लास इज स्ट्रक्चर लाइक अ गेम ऑफ चेस। चेस एक गेम होता है विद स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रेडिक्टेबल मूव्स वेयर प्लेयर्स थिंक सेवरल स्टेप्स अहेड। ये आपको पता होगा, तो मैं क्या है इसमें एक्सप्लेन करूं। कैरल बीइंग अ मैथमेटिशियन enjoying logic, used the chess game as master key to the entire society. He even invented the looking glass chess game before writing the book. Alice को as a chess piece दिखाया गया है इसमें. The world of looking glass is literally laid out like a giant chessboard. मतलब एक बड़ा सा चेस बोर्ड होता है जब वो एंटर करती है इस वर्ल्ड में, with the rivers and hedges dividing the squares. जहाँ पे रिवर्स और हेजेस जो है स्क्वायर्स को डिवाइड करते हैं। एलिस जो है एक व्हाइट पॉन की तरह, यानी स्मॉलेस्ट पीस की तरह स्टार्ट करती है चेस के, और इसका गोल क्या होता है कि वो फाइनल स्क्वायर तक पहुंचे ऑन द बोर्ड टू बिकम अ क्वीन। तो उसको क्वीन बनना था इस गेम में, तभी वो जीतेगी। एंड उसका जर्नी क्या था? थ्रू द चेस बोर्ड रिप्रेजेंट्स हर एडल्ट स्पेस एंड हर प्रोग्रेशन इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी। इट्स अ जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप। मतलब ये एक तरह से ये जर्नी है ग्रोइंग अप का। किसका? तो एलिस का। अब इस चेस के पीछे एक डीपर मीनिंग है, बहुत सारे डीपर मीनिंग है, हम लोग देखेंगे। मेटाफर फॉर लाइफ। चेस मोटिव इज अ पावरफुल मेटाफर फॉर लाइफ इटसेल्फ। जैसे कि चेस गेम होता है उसी तरह लाइफ में भी रूल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं एंड प्रीऑर्डर्ड पाथ्स होते हैं। ठीक है, तो प्री डिटरमाइन लाइफ्स जो बुक है वो एक्सप्लोर करते हैं एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। आर आर लाइफ्स लिव्स लाइक अ प्री डिटरमाइंड चेस गेम विद गॉड, या कोई कोई इनविजिबल हैंड जो हमें मूव कर रहा है एक पीस की तरह। मतलब जो होता है ना चेस में जो होते हैं बिशॉप वगैरह, उन सब के जैसे क्वीन किंग बिशॉप, इन सब की तरह हमें भी क्या कोई इनविजिबल हैंड मूव कर रहा है क्या? हम लोग भी एक चेस के पॉन के जैसे हैं। तो ट्विडल ट्विडल डी जो है इसमें कैरेक्टर आता है इस बुक में। तो द कैरेक्टर ट्विडल डी सजेस्ट दैट एलिस इज जस्ट अ पीस इन अ रेड किंग्स ड्रीम। मतलब यही बताते हैं एलिस को कि वो रेड किंग है, उसके ड्रीम में है, और एक पीस है बस वो इस चेस गेम का। इफ द रेड किंग वेक्स अप, अगर रेड किंग उठ जाएगा तो एलिस जो है हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, implying that her existence is not truly her own. Limited agency. This chess theme highlights the idea that humans, जो chess pieces की तरह है, might have limited influence and agency over their own lives. Their moves are often influenced by forces beyond their control. मतलब वो मूव करते हैं और हो सकता है कि जो उनके मूव्स हैं वो अक्सर उन फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है। इल्यूजन ऑफ फ्री विल। तो कैरल जो है यहाँ पे चेस मोटिव को यूज करते हैं टू सजेस्ट दैट कि जो आइडिया है फ्री विल का, जो मतलब खुद का पाथ चूज करना खुद से, might be an illusion if our lives are simply moves in a larger game planned by an invisible hand. Contrast with nonsense. So while the book also uses nonsense, the chess motive presents a deterministic, yani pre-planned view of life, which contrasts with the chaotic and illogical nature of nonsense. It makes us think about both order and disorder. अब इस स्टोरी में टू क्वींस को भी दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। रैप टाइम, देखो इसमें क्या होता है, लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में टाइम बहुत अजीब और कंफ्यूजिंग होता है, ये हमारे रियल वर्ल्ड की तरह नहीं होता, बहुत ही अजीब सा टाइमिंग होता है इसमें। अपोजिट पर्सनालिटीज, तो रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन या कैरेक्टर होती है, इसे प्रेजेंट किया जाता है एज कंप्लीट ऑपोजिट्स, हाईलाइटिंग दिस वियर्ड सेंस ऑफ टाइम। टाइम के थ्रू उनका पर्सनालिटी कितना ऑपोजिट है ये दिखाया जाता है, वियर्ड सेंस ऑफ टाइम। व्हाइट क्वीन को दिखाया जाता है, उसे दिखाया जाता है कि वो बहुत ही वीक है, फेडिंग है, दैट मीन्स फीबल और फेडिंग, एंड शी लिव्स बैकवर्ड इन टाइम। दैट मीन्स कि उसे चीजें जो है, शी रिमेम्बर्स थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड येट बट फॉरगेट्स थिंग्स दैट हैव जस्ट हैपेंड। मतलब उसे कल की चीजें जो है, शी रिमेम्बर्स थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड येट, यानी टुमारो वाली चीजें,
कि जो होने वाला है वो उसे याद रहता है, उसे पता है, बट वो पास्ट की चीजें भूल जाती है या फिर प्रेजेंट की चीजें कह सकते हो। जैसे अभी उसने चाय पी, फॉर एग्जाम्पल टी पी, उसने टी ली और फिर 5 मिनट के बाद वो भूल गई और फिर उसने बोला कि टी बना दो, कुछ ऐसा है। तो शी रिप्रेजेंट्स द नॉस्टैल्जिया फॉर लॉस्ट चाइल्डहुड। तो जो व्हाइट क्वीन है वो एक नॉस्टैल्जिया को रिप्रेजेंट करती है लॉस्ट चाइल्डहुड के। रेड क्वीन को अब देखते हैं, तो ये ऑपोजिट होती है व्हाइट क्वीन की, एंड वो रेड क्वीन सिंबलाइज करती है फॉरवर्ड मार्च ऑफ टाइम एंड विक्टोरियन प्रोग्रेस, द आइडिया ऑफ ऑलवेज मूविंग अहेड। और वो बहुत ही बॉसी होती है, ओवरवेयरिंग और स्ट्रिक्ट होती है। कैरल हिमसेल्फ डिस्क्राइब्ड एज द हर एज द concentrated essence of all governed strict female teachers. She constantly orders Alice around, telling her to look up, speak nicely, and don't twiddle your thumbs. तो एलिस को जब वो डांट रही होती है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। एंड शी assigns Alice the role of white pawn in the chess game and constantly tests her. Alice जो है despite this being polite finds most characters and especially Red Queen to be rude to her. And her behavior reflects the patriarchal यानी male dominated upbringing of Victorian girls, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करती है टू ओबे रूल्स एंड नॉट क्वेश्चन ऑथोरिटी, यानी कोई क्वेश्चन पूछा ना जाए उससे, बस वो जैसा बोले वैसा कर दे। कौन ऐसा सोचती थी? रेड क्वीन सोचती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग उसके बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। इट्स बिलीव द रेड क्वीन वाज बेस्ड ऑन मैरी ब्रिकेट, गवर्नेंस, जो कि लिटिल चिल्ड्रन का जो है, चाहे उसमें एलिस भी इंक्लूडेड है, उसका देखभाल करना, लुक्ड आफ्टर, ठीक है। लैंग्वेज, अब इसमें लैंग्वेज कैसे यूज किया है? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज किया है। लैंग्वेज इन द लुकिंग ग्लास वर्ल्ड इज फुल ऑफ एम्बिग्विटीज, यानी अनक्लियर मीनिंग्स होते हैं, वर्ड प्ले हुआ है इसमें। दिस मेक्स इट वेरी कंफ्यूजिंग एंड नॉन सेंसिकल फॉर एलिस and conflicting with her own sense of logic and how language should work. Linguistic anarchy, देयर अ काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक एनार्की, जहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही स्ट्रेंज लैंग्वेज यूज करते हैं, आर्बिट्ररी, यानी कि रैंडम वेज में जो कि कोई सेंस ही नहीं बनाता। टॉकिंग फ्लावर्स फॉर एग्जांपल, कुछ फ्लावर्स भी स्टोरी में बात कर रहे होते हैं, तो रोज जो है एलिस को कहती है कि ट्री ब्रांचेस आर कॉल्ड बो एंड अ ट्री कैन bark bo woof. In our world, bark of the tree and bark of the dog are completely different. But in the looking glass world, their meaning is mixed up. Oh God. Homophones and homonyms. ये क्या होते हैं देख लो. Carol uses words that sound the same but have different meanings, जिसको हम लोग homophones कहते हैं. तब same sound करते हैं but meaning उसके different होते हैं. और words that are spelled the same but have different meanings, homonyms. और homonyms क्या होते हैं? जिसका spelling same होता है but meaning different हो जाते हैं, and this creates a lot of confusion. इसके example आप लोग मुझे comment box में देना अगर टाइम हो तो। This creates a lot of confusion for Alice. For example, White King जो है वो कहता है he can see nobody on the road, confusing nobody as it no person with a name. Oh God. Language is power. तो कैरल शोज दैट वर्ल्ड्स हैव इमेंस पावर। कैरल ने दिखाया कि वर्ल्ड में बहुत सारी पावर है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड दे कैन डिफाइन आइडेंटिटीज, कैरेक्टराइज पीपल एंड इम्पोज स्टेरियोटाइप्स एंड हायरार्की, डिफाइन कॉमन सेंस. The way language is used in the looking glass world challenges our everyday understanding of common sense and shows how arbitrary, random, or illogical language can be used when it's used differently. Human versus animal. तो जो story है ये भी बहुत ही अजीब सा, मतलब also makes us think about the definition of human and animal. और talking animals है looking glass world में as far from simple and harmless, blurring the lines of what human and animal mean at a society and cultural level. फिर हम लोग देखते हैं ट्रेन जर्नी एंड ट्विडल, ट्विडली टिडल। तो ये आपका नर्सरी राइम के दो कैरेक्टर्स हैं। चलो पहले हम लोग रीड करते हैं, टाइम नहीं है तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, जो यहाँ पे मेंशन है उसको देखते हैं क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंट भी है। द ट्रेन जर्नी नॉनसेंस कंटिन्यूज, यानी सॉरी, जो इसमें बेकार की बातें चल रही होती है वो भी अभी कंटिन्यू है, ठीक है।
Alice finds herself on a fantastical train where the other passengers are very strange. तो एलिस जो है एक ट्रेन पे बैठती है जहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं और जो बहुत ही अजीब होते हैं, जैसे गोट, बीटल, एक मैन जो है वो पेपर से बना हुआ है. The conductor insists on seeing her tickets, claiming this time is worth 1,000 pounds a minute, showing how time is treated like money over there and everything is valued in terms of time and cost. यानी कि उस वर्ल्ड में टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस रिफ्लेक्ट्स कि रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो हो रहा है विक्टोरियन इंग्लैंड में. The train itself is a symbol of progress and fast-paced development of Victorian life. Tweedledee and Tweedledum. इसके बारे में पढ़ते हैं. तो एलिस जो है ये दो ट्विन ब्रदर्स से मिलती है who are based on a nursery rhyme, जैसा मैंने बताया था, and they are like mirror image. वो दोनों mirror image की तरह होते हैं of each other, representing the idea of inversion, everything being backward or opposite. मतलब दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल opposite होते हैं. In the looking glass world, they also embody contradictions and fights. दोनों बहुत fight करते हैं, acting like immature children despite being adult sized. मतलब वो लोग बड़े होते हैं, adult के जैसे दिख रहे होते हैं, but immature बच्चों के जैसा लड़ाई कर रहे होते हैं. They introduce Alice to the poem, The Walrus and the Carpenter, a cautionary tale about innocence being exploited and lost. Philosophical question यहाँ पे आता है. कैरल जो है यहाँ पे यूज करते हैं उन्हें to explore whether Alice is real or just a sort of thing. रेड किंग के ड्रीम का मतलब क्या एलिस सच में है या फिर वो बस एक पार्ट है रेड किंग के ड्रीम का. Questioning the nature of reality and free will, the twins argue that Alice एक predetermined product है इस इवेंट का, hinting at the idea that our lives are pre-planned. ये एक तरह से हमें हिंट कर रहा है कि जो हमारा लाइफ है वो प्री प्लान होता है. हम्टी डम्टी कैरेक्टर भी होता है इसमें. तो हम्टी डम्टी कौन है? हम्टी डम्टी सिटिंग ऑन अ वॉल, ही इज एन एग शेप्ड कैरेक्टर फ्रॉम अ नर्सरी राइम. तो ये एक लिंग्विस्ट होता है, someone who believes he can give words any meaning he want. Like कुछ लोग होते हैं ना कि वो कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो किसी डिक्शनरी में आपको मिलेंगे नहीं. Despite what dictionaries say, he famously tells Alice that an unbirthday present can happen on any day that isn't a birthday. अजीब सा है. Language and power. Humpty Dumpty symbolizes the power of individuals to define language and meaning. ये बिलीव करता है that अगर ये जो है if he pays a word enough, it will mean whatever he wishes it to mean. ये रिप्रेजेंट करता है आर्बिट्ररी नेचर को, लैंग्वेज के आर्बिट्ररी नेचर को, कि किस तरह से जो मीनिंग है वो ऑफन बनते हैं और अग्रीड अपॉन रेदर देन बीइंग इनहेरेंटली फिक्स्ड. मतलब वो अपना जो वर्ड्स है वोकैबुलरी है खुद ही बना रहा है, एक फिक्स्ड वर्ड वो यूज नहीं कर रहा. जैसे अब हम लोग आगे देखते हैं. Okay, where is I have it? Jabberwocky poem. Humpty Dumpty explains a nonsense poem Jabberwocky to Alice. This poem is prime example of literary nonsense, using made up words that still evoke vivid images and feelings, demonstrating कि किस तरह से जो sound है वो invent हो रहे हैं, words जो है invent कर रहे हैं and can create meaning और उसके meaning भी निकल रहे हैं. Wow. Carol uses Humpty Dumpty to show how language can evolve and how the meaning of words isn't fixed but can change over time. अब नेक्स्ट है लायन एंड द यूनिकॉर्न. तो नर्सरी राइम जो है अब यहाँ पे कम टू लाइफ होती है. तो बहुत सारे देख रहे हैं ना राइम, नर्सरी राइम से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं. एलिस जो है लायन और यूनिकॉर्न से मिलती है कैरेक्टर्स फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल नर्सरी राइम. पॉलिटिकल सिंबल है, सिंबलिज्म है इसमें कि जो लायन और यूनिकॉर्न है ट्रेडिशनली इन्हें ब्रिडेंस कोट ऑफ आर्म्स की तरह देखा जाता था जो रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को, एंड देयर राइवलरी रिफ्लेक्ट the historical relationship between the two countries. कैरल जो है इलिस्ट्रेटर जॉन टेनल के थ्रू क्या करते हैं, ये कौन है तो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट है, यूज करते हैं इन कैरेक्टर्स को टू रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन बेंजामिन डिसरेली यानी यूनिकॉर्न, एज अ यूनिकॉर्न यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है, एंड विलियम ग्लैडस्टोन जो कि लायन इसमें बताया गया है. टू रियल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड.
and their fight over the crown symbolizes the political struggle for leadership, जहाँ पे दोनों ही लीडर जो है vigorously fight कर रहे हैं, फाइट कर रहे थे, बट नेवर क्वाइट डिफीटेड ईच अदर जस्ट लाइक इन द राइम। मतलब दोनों ही कभी एक दूसरे को हरा ही नहीं पाए, ये लड़ाई चलती ही चली गई। द केक, they decide to serve cake, but cutting it is surprisingly difficult. This symbolizes the challenge of dividing the United Kingdom, represented by the cake. यानी जो केक है उसको यूनाइटेड किंगडम की तरह रिप्रेजेंट किया गया था into its constituent parts, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। क्लियर हो रहा है ना? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ लेना। मीटिंग द नाइट एंड बिकमिंग अ क्वीन, द व्हाइट नाइट, एलिस जो है वो मिलती है व्हाइट नाइट से, जो कि कैरिकेचर ऑफ लिविस कैरल के हैं। ओके मैंने क्या बोल दिया। एलिस जो है व्हाइट नाइट से मिलती है, हु इज अ कैरिकेचर ऑफ लेविस कैरल हिमसेल्फ, चार्ल्स डॉक्शन। यानी कि वो एक तरह से जो नाइट है उसमें लेविस कैरल ने खुद को यहाँ पे बताया, ही इज क्लमजी एंड फॉल्स ऑफ हिज हॉर्स ऑफन। मतलब वो बहुत क्लमजी होता है, अपने घोड़े से बार बार गिरता रहता है। तो ये डिपिक्ट किया गया है इसे एज अ गार्डियन ऑफ रिलीजन, ट्रूथ एंड मोरालिटी, एंड ही शेयर्स कैरल्स लव फॉर वर्ड प्ले एंड इन्वेंटिंग स्ट्रेंज यूजलेस गैजेट्स लाइक बी हाइव, माउस ट्रैप फॉर क्लोथ्स, और बहुत सारी चीजें। दीज इन्वेंशंस आर ऑफन नॉनसेंसिकल बट अम्यूजिंग। The knight is chivalrous and kind, rescuing Alice from the Red Knight and signing her a song, singing her a song about old Ariel losing innocence, meeting the knight and becoming a queen. अब यहाँ पे नाइट से मिलती है एलिस और वो क्वीन बन जाती है। व्हाइट नाइट, एलिस जो है व्हाइट नाइट से मिलती है, विद कैरिकेचर ऑफ लेविस कैरल हिमसेल्फ, ही इज क्लमजी एंड फॉल्स ऑफ, ओके मैंने इसको फिर से लिख दिया, हिज डिपेक्टेड गार्डियन, ट्रूथ मोरालिटी, सेम चीजें हैं, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये चीज रिपीट हो गई है। तो बिकमिंग अ क्वीन, यहाँ से देखो, आफ्टर मीटिंग द नाइट एलिस फाइनली रीचेज द लास्ट स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड एंड इज मैजिकली क्राउंड अ क्वीन। सेलिब्रेशन फीस्ट होता है, रखा जाता है एलिस के ओनर में, जहाँ पे लुकिंग ग्लास वर्ल्ड जो है स्ट्रेंजनेस एंड रूल्स, मतलब जो लुकिंग ग्लास का वर्ल्ड है ना, उसका अजीब सा रूल्स वगैरह जो है वो सब एग्जैगरेट होता है। जो दो क्वीन है, रेड और व्हाइट क्वीन, ये एलिस को बताती है कि कैसे बिहेव करना है एज अ यंग लेडी, बट दे आर ऑफन रूड एंड क्रिटिकल ऑफ हर। रेड क्वीन पर्टिकुलरली एम्फसाइजेस ओबीडियंस, ड्रीम्स एंड, यहाँ पे जो रेड क्वीन होती है वो सो जाती है, लीडिंग टू द एंड ऑफ एलिस ड्रीम, और यहाँ पे एलिस का ड्रीम भी खत्म हो जाता है। एलिस जो है शी seeks the red queen who is initially thinks is Kitty and wakes up. Philosophical question. The book ends with Alice pondering whether the entire adventure was a Red King's dream or her own. This leaves the reader to question the nature of reality and existence. मतलब बुक ऐसे खत्म होता है कि क्या वो ऐसा क्वेश्चन के साथ कि क्या वो रेड क्वीन के ड्रीम में थी या खुद के ड्रीम में थी, और इस तरह से हमें एज अ रीडर ये क्वेश्चन पे छोड़ दिया जाता है कि द नेचर ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस वाले, कि रियलिटी क्या है, रियलिटी का हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे माइंड में एज अ रीडर। So besties, this is the end of this session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel, and yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep smiling. और आपका ब्लॉग 4 जो है वो टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं, वहां से आप देख लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन है आपको, और ब्लॉक 4 से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, जिस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने वहां मेंशन कर दिया, आप देख लेना उसे। ओके, सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।